गुड मॉर्निंग बच्चों। और फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, बहुत प्यारे से चैनल फिजिक्स ट्रैक में। और जैसा कि आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर को स्टार्ट किया था। इंट्रो हुई थी, उसके वर्क के डेफिनेशन की बात हुई थी, फिर उसके यूनिट की बात हुई थी और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर उस पर कुछ बेसिक एक दो क्वेश्चंस लिया था। और वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, आप जरा याद करो। टाइप्स ऑफ वर्क पे, पॉजिटिव वर्क पढ़ा था, निगेटिव वर्क पढ़ा था, जीरो वर्क पढ़ा था और उन पे बेस्ड ज्यादा नहीं, आई थिंक दो प्रॉब्लम हम लोग लगा पाए थे। तो आज का ये जो लेक्चर है, वर्क एनर्जी पावर का जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम तुम आज और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो सारी बातें पुरानी जो पिछले लेक्चर में कह रहा था कि आपसे कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वेक्टर्स की जरूरत है, थोड़ा फ्रिक्शन चाहिए होता है, थोड़ा एफबीडी आना चाहिए हमें, थोड़ा जो डॉट प्रोडक्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। तो चलो, आई थिंक आपने वो सारा कुछ रिवाइज कर लिया होगा। तो आज मैं ज्यादा वक्त लूंगा नहीं, और चूंकि ये पूरा का पूरा आज का जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल्स पर ही बेस्ड है। फिर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद फिर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को इस पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ बच्चों। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद इस बोर्ड पर। सपोज ये हमारे पास कोई एक बॉडी है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस्ड। बहुत खूब। और सुनो, इस बॉडी पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है बच्चों, और ये फोर्स है 20 न्यूटन नहीं, 10 न्यूटन नहीं, 5 न्यूटन नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो, यूनिट थोड़ा अलग है। 20 केजी वेट, 20 केजी वेट आपने कब पढ़ा होगा? मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब आप पढ़ रहे थे तब आपको ये पढ़ने को मिला होगा। केजी फोर्स, ग्राउंड फोर्स, किलोग्राम वेट। तो हम लोग अभी वहां तो नहीं जा सकते, वहां के लिए अलग लेक्चर, वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे हम लोग। अभी इतना कह दूंगा मैं कि 20 केजी वेट है तो आप इसको न्यूटन में किए बगैर तो, कन्वर्ट किए बगैर तो काम कर नहीं सकोगे। तो न्यूटन में कैसे चेंज करेंगे वो भी देख लेंगे। और ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट। बॉडी डिस्प्लेस होकर पहुंच रही है एक दूसरे पॉइंट तक, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले रहे हैं हम लोग, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो 20 मीटर है। और जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। किसके किसके बीच का एंगल? फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो आप इस बात का ख्याल रखना, देखो न्यूमेरिकल जितने भी बनाओगे सब में इस बात का ध्यान रखना, यूनिट्स जो है गिवन क्वांटिटीज की उस पर पूरा ख्याल रखना। क्योंकि यदि यूनिट की गड़बड़ी हुई, इसका कोई और यूनिट, इसका कोई और यूनिट, तो आप गए। सब कुछ सही होगा, कॉन्सेप्ट सही, फॉर्मूला सही, बट रिजल्ट गलत ही आएगा। तो आपको यूनिट का ख्याल रखना है। फिलहाल आप करो क्या, डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर में है, फोर्स को न्यूटन में चेंज करेंगे, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और हम लोगों को वर्क डन पूछा जा रहा है। तो व्हाट टू डू, F इक्वल्स टू वो जो 20 केजी वेट है। मैं अभी आज के इस लेक्चर में तो मजबूर हूं आपको ये कहने को कि यदि आप 20 केजी वेट को न्यूटन में चेंज करना चाहते हो तो 9.8 न्यूटन, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हम लोग इसके लिए लॉज ऑफ मोशन वगैरह के लिए सेपरेट वीडियो तो देखेंगे। डेसिमल हटाया, एक 10, 0, 0 कैंसिल, 8 2 16, कैरी 1, 9 2 18 और 1, 196 न्यूटन ये हमारा आया है फोर्स, अप्लाइड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट का क्या बच्चों? S इक्वल्स टू 20 मीटर। तो अब दोनों चीजें, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये बचकानी सी बात है, बचकाना सा सवाल है। वर्क डन इक्वल्स टू Fs cos 60। Instead of F may I please write 196. Instead of S we should put 20, और cos 60 कितना बच्चों? 1/2। तो 2 से आप इस 20 को कैंसिल करो, 10 टाइम्स 1960,
दिस मच जूल ऑफ वर्क इज नीडेड, ताकि आप इस बॉडी को यहां से पुल करके यहां ले जा सको। तो ये एक बेसिक सा छोटा सा प्रॉब्लम हमारे सामने था आज। अब फिर अभी हम लोग जब आगे के क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 बढ़िया होता चला जाएगा। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट नोट करना बच्चों। होप नोट हो गया होगा, मिटा दूं? चलो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक बकेट है पानी से भरा हुआ। किसी ने उस बकेट को उठाया और उठाकर पहले वो स्ट्रेट ऐसे चलते रहे कुछ डिस्टेंस तक, फिर अचानक से उन्हें एक लिफ्ट मिल गई और लिफ्ट में वो सवार होकर सीधा ऊपर की तरफ आ गए। लिफ्ट ना हो उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, बस आप ये देखना कि फोर्स कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, डायरेक्शन क्या। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा। ये कोई बकेट ऑफ वाटर है, ठीक है, इसे किसी ने ऊपर की तरफ उठा रखा है बच्चों, और इस बकेट को उठाने के लिए, इस बॉक्स को उठाने के लिए, इस ब्लॉक को उठाने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना पड़ा दैट इज 10 न्यूटन। अब जिस बंदे ने इसे उठाया था वो आगे की तरफ चला और चलते 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 सपोज यहां पहुंचा। कितना डिस्टेंस कवर हुआ बच्चों? 10 मीटर। बहुत अच्छा। इसके बाद चलो इसको 5 कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया। इसके बाद क्या करता है वो, यहीं से इसे ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर देता है, या वो बकेट लेकर, वो ब्लॉक लेकर, वो बक्सा लेकर वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद ये एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचता है, दैट इज 10 मीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो आई होप आप ये सिचुएशन समझ गए होंगे। एक ब्लॉक जिसे किसी ने उठा रखा है 10 न्यूटन के फोर्स के साथ, पहले वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ आया, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, देन यहां से 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड वो चल पड़ा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कहता है कैलकुलेट द नेट वर्क डन बाय दिस फोर्स, या बाय द पर्सन, बाय द बंदा, व्हाटएवर। तो लो क्या कहते हैं हम लोग, इसे 2 हिस्सों में देखो। जब ए से बी तक आप इस बॉडी को लेकर आ रहे हो तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब एफ हमारा ऊपर के डायरेक्शन में है 10 न्यूटन, एस इस तरफ है बच्चों, इस तरफ है 5 मीटर। और तुम ही बताओ, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल क्या? 90। दैट्स वाई यहां पर 90 रखा। सॉरी, जैसे आपने यहां पर cos 90 रखा। अब आपको पता है cos 90 इक्वल्स टू 0, तो यहां पे कुछ फोर्स ही नहीं हुआ। हमें ये F और S रखने की जरूरत ही नहीं थी। पिछले लेक्चर में मैं इस बारे में बात भी कर रहा था आपसे, तो ये फिर भी लिख दिया तो लिख दो 10 इंटू 5 इंटू cos 90 0। तो ये WAB इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 जूल। मतलब इस बॉक्स को, इस ब्लॉक को, इस बकेट को है ना उठाकर यदि बंदा इस तरफ चले तो ए से बी तक आने में इसका वर्क डन ही 0 हो गया। याद करो ना, पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में देखा था हम लोगों ने, जीरो वर्क की बात की थी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो वैसे केस में वर्क डन 0, और वजह देखा था उस दिन। चलो खैर, अब आ जाओ दूसरे केस में। यहां पहुंचने के बाद अब फोर्स का डायरेक्शन क्या है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रहा बच्चों? ऊपर। तो इस बार दोनों के बीच का एंगल कितना? ऑफ कोर्स 0 डिग्री। फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो आप इस बार वर्क डन पता करो टू मूव द ब्लॉक और ऑब्जेक्ट व्हाटएवर फ्रॉम बी टू सी। ये रहा पोजीशन सी।
क्या होगा, एफ एस कॉस 0 डिग्री। कितना, एफ क्या है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या है 10 मीटर, और कॉस 0 कितना होता है 100, तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 100 जूल। हाँ ठीक है, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग है, तो आप इसको S1 इसको S2 कह दो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे S1 होगा यहाँ पे S2 होगा, बाकी चीजें आप समझ रहे हो। बट आपसे इस क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द नेट वर्क डन, पूरे मूवमेंट के दौरान जो टोटल वर्क हुआ है वो। देयरफॉर नेटवर्क, यहां पर कह रहा था क्वेश्चन आपसे कि फाइंड W नेट, तो नेट वर्क डन W नेट इक्वल्स टू क्या होगा, WAB प्लस WBC। ए से बी तक लाने में जो वर्क डन हुआ है, बी से सी तक लाने में जो वर्क डन हुआ है, तो वो दोनों को करेंगे हम लोग ऐड। WAB है हमारा 0 और WBC है हमारा कितना 100, तो ओवरऑल 100 जूल ही इसका नेट वर्क डन हुआ है। तो मैं उम्मीद कर लूं कि आप इस छोटे से फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को समझ पाए, क्योंकि अभी ये सब तो टीके पीके एस है, ये सब तो तूफान के पहले का सन्नाटा है। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, और कहा ना आपसे कि ये बेसिक लेवल करवा करके फिर एक लेवल ऊंचा चलेंगे, और फिर हम लोग जेईई नीट के भी प्रॉब्लम्स अप्लाई करेंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। बच्चों जल्दी से नोट कीजिएगा फटाफट, ठीक है, कर लिया नोट, मिटा दो उसको, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ था, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ड्राइंग खराब होने की वजह से मैं साइकिल को थोड़े दूसरे तरीके से ड्रॉ करता हूं। ये हमारी साइकिल है बच्चों, बनाने को तो टेढ़ा मेढ़ा बना ही सकता था, बट आप इसको साइकिल समझो। तो ये एक साइकिल है जो चली जा रही थी सड़क पे। सडनली क्या हुआ, जो साइकिल को राइड कर रहे थे उन्हें दिखा आगे कुछ जर्क है, आगे किसी वजह की कोई प्रॉब्लम है, कोई खड्डा है। सडनली वो दोनों ब्रेक्स एक साथ अप्लाई कर देते, साइकिल के दोनों ब्रेक्स एक साथ अप्लाई करते। जैसे ब्रेक अप्लाई किया, आगे और पीछे दोनों पहिए रुक गए बच्चों, उनका रोटेशन बंद हो गया, वो एक जगह फिक्स हो गए। लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वहीं के वहीं वो नहीं रुक पाया, और वो जो बंदा है वो स्किड करते करते थोड़े डिस्टेंस और कवर कर गया। तो सपोज ये हमारा साइकिल है, अचानक से ब्रेक अप्लाई हुआ और यहां से स्किड करते करते यहां पहुंचा, फिसलते फिसलते, रोल करते हुए नहीं, और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का S इक्वल्स टू 10 मीटर, यहां पहुंचा। 10 मीटर, पहिए रुक चुके हैं, ब्रेक जोरदार लगाई गई है, साइकिल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, फिर भी सड़क का रुखड़ापन, साइकिल के टायर का रुखड़ापन, दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शनल फोर्स, इस वजह से ये खुद को घसीटते 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 स्किड होते होते यहां आके रुकती है। तो आपसे 2 सवाल किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्क डन बाय द रोड ऑन द साइकिल, और दूसरा बच्चों वर्क डन बाय द साइकिल। ये बाय द रोड ऑन द साइकिल, ये बाय द साइकिल ऑन द रोड, 2 चीजें। चलो शुरू करते हैं। तो क्या कुछ करना होगा हमें, जैसे ही ब्रेक लगाई गई, फ्रिक्शनल फोर्स वापस यहां मौजूद हो गया, बॉडी स्किड इस तरफ कर रही है, साइकिल इस तरफ फिसलते फिसलते जा रही है,
हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हुआ, बट बाइसिकल के टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ बच्चों। मतलब रोड इस साइकिल को रोकने के लिए एक फोर्स अप्लाई करेगा ही करेगा, और वही फोर्स हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। रोड के पास और कौन सा फोर्स, इसके पास कौन से हाथ पांव होते, पकड़ के रख लेगा साइकिल को। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द रोड ऑन द साइकिल टू स्टॉप इट। बट फ्रिक्शनल फोर्स लगते रहने के बावजूद साइकिल हमारी आगे की तरफ चल रही है। तो आप नंबर 1 को जब सॉल्व करोगे, वर्क डन ऑन द साइकिल बाय द रोड, फर्स्ट वाला क्या होगा, एफ एस कॉस 180। क्यों कॉस 180? क्यों कॉस 180? बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ और बॉडी स्किड होकर, साइकिल स्किड होकर के इस तरफ जा रही है, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, ऑफ कोर्स 180। तो इंस्टेड ऑफ एफ, हमारे पास तो कुछ है नहीं, कुछ तो होना चाहिए। और चलो थोड़ा सा डेटा और कंप्लीट करते हैं कि यहां पे जो म्यू है बच्चों वो 0.1 है, और इसका जो मास है ना साइकिल का अपने पैसेंजर के साथ, वो सपोज करो यदि हम लोग 60 kg का एक लड़का बिठा दे साइकिल पर, ये कुछ ऐसा करो ना आप, बस तुम समझ लो कि ऑन द होल 70 kg इसका मास है। तो आप जरा सोचो, इंस्टेड ऑफ एफ फ्रिक्शनल फोर्स आप क्या लिखोगे बच्चों, म्यू आर एस, और कॉस 180 कितना होता है, -1। म्यू इंस्टेड ऑफ आर, आर हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है और इसके ऑपोजिट नीचे कौन लग रहा है, mg। तो क्या लिख दे यहां पर, mg s, और ये -1। म्यू कितना बच्चों, 0.1। ये देखो m कितना है, वो राइडर के साथ साइकिल का टोटल मास, वो कितना है 70 kg। g कितना ले लो, चलो आप 10 ले लो, 9.8 कहता तो लेते, आप देख लेना। और s के जगह हम लोगों ने क्या रखा, फिर से 10। माइनस के साइन को यहां हम लोग रखेंगे, कोई एतराज नहीं है। तो म्यू 0.1 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, m 70 kg, g 9.8 या 10, अभी हम लोगों ने 10 लिया है। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक s 10 हो गया, तो डेसिमल हटाया, 10 से 10 कैंसिल करवाया, -700 जूल। वर्क डन है, जूल ही तो होगा। तो ये आपने क्या कैलकुलेट किया, वर्क डन ऑन द साइकिल बाय द रोड। लिखने दो कहीं बाय द साइकिल ऑन द रोड मत समझना, ये है वर्क डन ऑन द साइकिल बाय द रोड। चलिए केस 2 में आ जाओ। उल्टा पूछा है कि यदि साइकिल पे रोड का वर्क डन ऑन द साइकिल बाय द रोड यदि -700 जूल है, तो आप जरा सोचो वर्क डन ऑन द रोड बाय द साइकिल क्या होगा। तुम कहोगे सर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाना चाहिए, ये -700 है तो वो +700 हो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, आप इसको जरा दूसरे तरीके से, दूसरी नजर से देखो। वर्क डन ऑन द रोड बाय द साइकिल क्या होगा, अरे जितना एक्शन उतना रिएक्शन। सड़क या रोड, साइकिल के पहियों पर जितना फ्रिक्शनल फोर्स इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा था, साइकिल के पहिए भी तो सड़क को अपने साथ घसीट कर आगे ले जाने के मकसद से सेम फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब फोर्स जो होगा है ना, F डिस्प्लेसमेंट 0। साइकिल स्किड कर सकता है, सड़क को कोई हिला सकता है भला, उस पर आप जितना भी फोर्स लगाओ, जितने भी ताकतवर ब्रेक लगाओ, आप सड़क को अपने साथ घसीट के नहीं ले जा सकते। तो साइकिल ने फोर्स लगा जरूर दिया, इक्वल एंड ऑपोजिट,
जितना सड़क की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स साइकिल के पहिए पे लगा था, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स साइकिल के पहिए की वजह से सड़क पे। तो F तो वही रख दो, चलो वही रख दो, आप वही रख दो। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सड़क मूव तो नहीं करेगी ना, इसलिए सड़क का डिस्प्लेसमेंट 0, तो दैट्स व्हाई वर्क डन कितना हो गया, ये 0 जूल का। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था बच्चों। फटाफट आप, मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पाए होंगे, तो फटाफट आप इसको नोट कर लो और इसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। हो गया हो गया हो गया, चलो मिटा देता हूं उसको। तेज तेज तो नहीं बता रहा था मैं अभी, जल्दी 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 जल्दी। यदि ऐसा आपको लगे कि मेरी स्पीड बढ़ी हुई है, ऑप्टिमम नहीं है, जितने में आप कंफर्टेबल हो उससे ज्यादा है, तो फिर आप कमेंट करके मुझे थोड़ा धीमा कर सकते हो बच्चों, मेरी ब्रेक आपके हाथ में है। चलो सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई एक ब्लॉक फिर से, इस बार फिर इस पर कोई ना कोई फोर्स, बट दिस टाइम बच्चों फोर्स हमारा वेक्टर के शक्ल में दे रहा है। कहा था ना कि आपको थोड़ा स्केलर वेक्टर की जरूरत होगी। वेक्टर के शक्ल में, वेक्टर F इक्वल्स टू आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। चलो अपनी मर्जी से एक डेटा, यहां पर फोर्स हम लोगों ने ले लिया है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग यहां से थोड़ा आगे चलते हैं और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। इसकी वजह से बॉडी ए से चलकर कहां पहुंच चुकी है, बी पे पहुंच चुकी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है ना वेक्टर S, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप। इस बार k कैप है ही नहीं, या फिर ले लो ले लो ले लो ले लो, प्लस 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 k कैप। तो फोर्स भी वेक्टर के फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर के फॉर्म में है। तो आपको याद होगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़कर आ रहे हैं, और यहाँ आई जे के आप पढ़ चुके होंगे, ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं। तो जब आप वर्क डन यहां पता करेंगे तो वेक्टर F डॉट वेक्टर S इंस्टीड ऑफ वेक्टर F हम लोग रख सकते हैं i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट के जगह 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा बच्चों, आपको याद होगा कि जब हम लोग स्केलर वेक्टर्स पढ़ रहे थे तो i कैप डॉट i कैप इक्वल्स टू j कैप डॉट j कैप इक्वल्स टू k कैप डॉट k कैप, ये सब 1 हो जाते हैं। और यदि सेम ना होकर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स ले लो, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ करवाओ 0, जे कैप का डॉट के कैप के साथ करवाओ 0, के कैप को आई कैप के साथ करवाओ 0, मतलब द डॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइक यूनिट वेक्टर्स इज 1, और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अनलाइक यूनिट वेक्टर्स अलग अलग यदि हो जाए तो 0। तो ऐसा करो, हम लोगों ने तो वेक्टर में पढ़ रखा है इसको, सिर्फ आई वाले का डॉट आई वाले हिस्से से करवाओ, आई को जे से करवाओ ही मत, जे को के से मल्टीप्लाई करवाओ ही मत, क्योंकि वो बनेंगे तो 0। तो दैट्स व्हाई आई कैप को 2i कैप से तो 2, आई कैप डॉट आई कैप 1, 5 3s are 15, जे कैप डॉट जे कैप 1 प्लस 2 1s are 2, के कैप डॉट के कैप 1। तो 15 और 4 कितना, 19 जूल। ये हो गया इसका वर्क डन। तो यदि स्केलर्स एंड वेक्टर्स हमारा मिसिंग है तो डोंट वरी, मैं जल्दी ही स्केलर वेक्टर और 11th के जितने सिलेबस का सेक्शन है शुरू से वो अपलोड करना शुरू करूंगा। तो वहां से फिर आप देखना, फिलहाल आपने जितना पढ़ा है उससे तो काम चलाओ, और काम क्या चलाना, ये सब कुछ आप सीख कर आ रहे हो बच्चों, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, यदि हमें से कोई ऐसा है जो क्लास 11th में इतनी सारी चीजों को मिस करके अब क्लास शुरू कर रहे हैं, तो उनको बीते हुए चैप्टर्स की याद तो आएगी कि ये मिस है मेरा, तो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नोट कर चुके हैं क्या हम सब? नोट कर चुके हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने।
चलो क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये 3 था ना, हाँ ये 3 था, मैं नंबर चेंज करना भूल गया था। अब जो हम लोग क्वेश्चन लेंगे, अब जो हम लोग ये मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप, ये सब 0 होता है तो उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं। तो इसे मैं मिटाता हूं, और मिटाता नहीं हूं, इस बार हल्का सा चेंज करता हूं, मामूली सा चेंज। आई नो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बेसिक एप्लीकेशंस की बात है, फिर भी मैं थोड़ा डेटा चेंज करता हूं और वीडियो पॉज करके इसको पहले खुद ट्राई करना कि आंसर क्या आता है, फिर हम तुम इसको बनता हुआ देखेंगे। फोर्स को आप चेंज कर दो, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, इतना कर दिया। देखा डिफरेंस, देखा बच्चों, ठीक है। और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट को चेंज करो, 6i कैप प्लस 9k कैप। लो इस बार j कैप मिसिंग है, j कैप कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो 6i कैप प्लस 9k कैप है। तो आपको करना तो इतना ही काम है, इन चीजों को मैं रहने देता हूं। तो पहले आप एक कोशिश करो, चीजें आपके सामने पड़ी हुई है, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कहा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। फिर एक और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जल्दी से ट्राई करो। कर लिया ट्राई, आ गया आंसर, ठीक है। तो हम तुम अब क्या करो, f के जगह i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, डॉट s के जगह 6i कैप प्लस 0j कैप प्लस 9k कैप। वेक्टर्स में पढ़ रखा है, j कैप मिसिंग है, उसको 0 टाइम्स j कैप लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो अब क्या करो, डॉट प्रोडक्ट, i वाले को i वाले से, तो 6 1 जार 6 i डॉट i1, j वाले को j वाले से करो, 5 इंटू 0 0, और k वाले को k वाले से 63, k कैप डॉट k कैप 1 हो गया, तो 63 और 6 कितना 69 जूल, ये इसका आंसर आ गया। चलो मिटा दें, मिटा दें इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलो तो गौर से देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से, थोड़ा लेवल अब इंक्रीज हो रहा है बच्चों। ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, तो आपको पता है ना x एक्सिस और y एक्सिस के बीच ये जो प्लेन होता है, इस प्लेन को हम लोग कहते हैं एक्स वाई प्लेन। तो इस एक्स वाई प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, वो इनिशियली यहां पे पड़ी हुई है, ऑरिजिन पे, ठीक है। इस पर एक फोर्स अप्लाई किया हम लोगों ने, फोर्स अप्लाई किया, थोड़ी देर के बाद ये चलते 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 यहां पहुंचा, पोजीशन ए पे। तो क्या हुआ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a,0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा और 10th लेवल में पढ़ा होगा कि यदि x एक्सिस है तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। वो पढ़ते थे ना x1 y1 x2 y2 वगैरह, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है और इस पॉइंट का x एक्सिस से कोई हाइट नहीं है, ना तो ऊपर ना तो नीचे, यहां तक। कुछ फोर्स तो लगा होगा बच्चों, फोर्स लगा है, फोर्स लगा है। फोर्स जो अप्लाई किया है हम लोगों ने वो फोर्स है -k
वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ओफो, दैट मीन्स ये फिर से स्केलर वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे तैयार होगा। तो फोर्स लगाया है हम लोगों ने माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। हो सकता है आप बोलो कि सर थोड़ा अच्छा लिखते, एक्स के साथ आई कैप लगाया होता, वाई के साथ जे कैप लगाया होता तो वुड हैव बीन मच मोर बेटर। लेकिन चलो जाने दो, जो सवाल है वो हमारा सवाल है। तो इस पर ये फोर्स लगा, इसकी वजह से बॉडी इस पोजीशन पे पहुंची। बात यही खत्म नहीं हुई, शायद फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ जिसकी वजह से अब यही बॉडी जो यहां पहुंची थी अब चलते चलते ऊपर की तरफ चलते चलते यहां पहुंच गई, इस जगह पहुंच गई। और इसका कोऑर्डिनेट है a, ए। सुना? इस दूसरे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो a, ए है बच्चों। ठीक, आपसे कहता है बताओ वर्क डन कितना होगा। अब वर्क डन यदि हमें पता करना है तो यू मस्ट नो कि यदि आई कैप जे कैप का जिक्र आया है मतलब हमें यहां पे भी, ये तो फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों हमें आई कैप और जे कैप के शक्ल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यदि आपने पोजीशन वेक्टर पढ़ा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा है तो आप यूं पहचान जाओगे, नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, पढ़ना है हम लोगों को। तो देखेंगे कि उसको कैसे पढ़ते हैं। फिलहाल आप जरा सोचो, यदि ये हमारा O से A पोजीशन वेक्टर सपोज करो ये R1 है बच्चों, R1, तो A के साथ I कैप लगाना होगा प्लस 0 के साथ लगाना होगा क्या, J कैप। पॉइंट O से इस पॉइंट A को मिलाने वाले पोजीशन वेक्टर को R1 कहा। और यदि आप इसे वेक्टर के फॉर्म में रखना चाहते हैं आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, तो A के साथ आई कैप और 0 के साथ क्या हो जाएगा हमारा जे कैप, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। x डायरेक्शन का जो x डायरेक्शन को दिखाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आई कैप को है और y डायरेक्शन को जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमें पता है। इसकी बात सुनो, इसी का O से फिर मिला दो आप इस दूसरे पॉइंट को B को, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, R2 क्या हो जाएगा, A, A के साथ I कैप प्लस A के साथ J कैप। जिन बच्चों ने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है या मिस हो गया उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है, बट वो बच्चे जिन्होंने इसको पढ़ रखा उनको कोई परेशानी नहीं। हाँ बच्चों, तो इसके बाद आगे देखिए कि अब क्या बात हो गई है कि यहां तक हम लोगों ने देखा। अब जरा याद करो कि हम लोगों ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में कुछ पढ़ा था, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसमें हमें क्या देखना होगा कि सपोज ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर OA, ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर AB, और ये रहा एक तीसरा वेक्टर OB। तो आप सोचो ये हमारा वेक्टर R1, ये हमारा वेक्टर R2। तो यदि आप इसे, मतलब ये है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर पॉइंट A, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। तो हम लोगों को ये चाहिए होगा, तो जरा सोचो ये R1 ये R2, तो आप यदि कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए आपको तो आप लिख सकेंगे क्या, वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब R2 के जगह आप रख सकते हो AI कैप प्लस AJ कैप, माइनस R1 के जगह आप रख सकते हो AI कैप प्लस 0J कैप। गौर करो, सॉल्व इट, AI कैप प्लस AJ कैप माइनस AI कैप, ये तो 0 है छोड़ ही दो,
दिस एंड दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल रहा है सिर्फ एजे कैप, सिर्फ एजे कैप। तो जब ये मिल चुका है तो देयरफॉर हमें तो वर्क डन चाहिए, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो क्या है हमारा फोर्स वेक्टर, माइनस ऑफ के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें क्या मिला है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला है हमें ए जे कैप। तो करो डॉट, माइनस के को रहने दो, आप माइनस के रहने दो। अब जे कैप डॉट जे कैप ही तो 1 होगा बच्चों, यदि जे कैप को आप आई कैप से करवाओगे तो इट विल बिकम 0, तो उसको रहने दो। हमारा रिजल्ट यहां पे आ जाएगा ए एक्स, मैं इसको कर ही देता हूं, ए जे कैप को वाई आई कैप से तो ए वाई आई कैप जे कैप प्लस ए जे कैप को एक्स जे कैप के साथ, तो ए एक्स जे कैप डॉट जे कैप। तो जरा सोचो, ये जे कैप डॉट जे कैप कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 1, और जैसे आपने अनइक्वल यूनिट वेक्टर को लिया तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 0। तो हमें ये मिलता है क्या, दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ के, और इसे तो छोड़ ही दो, ये हमारा हो गया सिर्फ ए एक्स। आंसर आ गया होता, यही होता आंसर, बट लिसन अच्छे से देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग यहां से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a,0 है, मतलब x इक्वल्स टू एग्जैक्टली क्या है a। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि बट एज x इक्वल्स टू a, देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू माइनस के a इंटू a, दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू माइनस के a स्क्वायर। ये आया हमारा रिजल्ट, यही वर्क डन हमें पता चला। तो आई होप आप इसको समझ पाए हो, और हम लोग अभी के अभी चलेंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, एक बात बताना भूल गया, पहले बताता तो मुश्किल होती। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये है, आप कहेंगे आईआईटी क्यों सर, बिकॉज 1998 में जेईई नहीं हुआ करता था, जेईई मेंस एडवांस की बात नहीं थी, उस वक्त सिर्फ आईआईटी की बात होती थी। तो ये रहा हमारा कंप्लीट सेक्शन, इसलिए थोड़ा ये क्वेश्चन ट्विस्टेड था, तो पहले मैंने जिक्र किया ही नहीं। तो हम लोग चलेंगे यहाँ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो जाओ तैयार, फटाफट आप इसको नोट कर लो, पहले मैं यहां से हट रहा हूं, नोट कर लो और फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन में। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। इसे मैं रब करता हूं बच्चों, एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, और पहले ही बता दूं कि थोड़ा पहले ही सही, बट ये भी आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन था बहुत पहले, और इसे एक्चुअली AIEEE में पूछा गया था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, AIEEE में पूछा गया था। तो अभी वही जेईई मेंस है। चलो, मैं इसको पहले रख कर, तो पहले क्वेश्चन समझ लो बच्चों, अगले क्वेश्चन को पहले देख लो, इसमें क्या बात है। मैंने कहा था ना क्वेश्चन का लेवल मैं स्लोली इंक्रीज करूंगा। तो अब जरा देखिए, सपोज ये हमारे पास कोई एक टेबल है, ये कोई टेबल है बच्चों। अब ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, यदि आपको ये लग रहा हो 3D जैसा तो समझ लेना, और नहीं तो फिर आप समझ लो। यहां पे एक चेन है जो स्टेबल से कुछ यूं लटकी हुई है थोड़ी नीचे। टोटल लेंथ ऑफ द चेन 2 मीटर। ओके, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है बच्चों, दैट इज 2 मीटर।
डायग्राम देखो, आपको थोड़ा पता चले कि इस चेन का थोड़ा ज्यादा कंपैरेटिवली थोड़ा लंबा हिस्सा यहां से हैंग हो रहा है और इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा हिस्सा टेबल के ऊपर है। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो टेबल से नीचे लटका हुआ हिस्सा है चेन का, ये है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर लटका हुआ, बाकी टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तब तुम कहोगे फिर तो 2 मीटर लेंथ है, 60 नीचे है, इस तरफ ही तो ज्यादा होना चाहिए। चलो ठीक है, एक्चुअली डेटा में कुछ और लेने वाला था, डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पूरे चेन का लेंथ बच्चों 4 kg। ओके सॉरी पूरे चेन का जो मास है वो 4 kg है, तो ओवरऑल ये मास हमारा 4 kg, मास ऑफ द चेन। आपसे कहता है यदि आप इस चेन को यूं खींचना शुरू करो, चेन ऊपर आना शुरू करेगी। पूरे चेन को आप वापस इस टेबल पे लाना चाहते हो, टेबल और लंबी है, ये मत बोलना टेबल खत्म हो रही है, और लंबी है, तो ऐसे में वर्क डन कितना होगा? सबसे पहली बात यहां पे लेंथ क्या है मीटर और यहां पे लेंथ क्या है सेंटीमीटर। सबसे पहले आप इस वाले लेंथ को बच्चों 60/100, दैट मीन्स 0.6 मीटर कह दो। बहुत अच्छा। अब जरा ये देखो कि इसका जो हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन है उसका मास कितना है। तो आप जरा सोचो कि ऐसे when length of the chain is 2 meter, its mass कितना बच्चों? 4 kg। Therefore, when length of the chain is 1 meter, its mass equals to 4/2 kg। Therefore, when length of the chain, कितना हिस्सा लटका हुआ है? सिर्फ 60 सेंटीमीटर, जिसको आपने 0.6 मीटर कहा है। तो ये हो गया 0.6 मीटर, तो इसका मास क्या हो जाएगा? 4/2 इंटू 0.6 kg। 2 से 2 कैंसिल्ड, 6 2 12, 1.2 kg। ये इसका मास है। ये हैंगिंग पार्ट जो है चेन का, इसका मास निकला। अब आपको इसे पुल करने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? जितना इसका वेट लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप क्या करो कि देयरफॉर वेट ऑफ द चेन क्या होगा बच्चों? mg। m है 1.2 और g आप ले लो 10, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है नहीं। यदि कहा होता कि टेक g इक्वल्स टू 9.8, तो आपकी और मेरी, हम दोनों की मजबूरी होती कि 9.8 ले। फिलहाल यहाँ पे आपका मेरा स्वार्थ जरा काम करेगा। डेसिमल हटाओ, 10 बनाओ, 10 10 कैंसिल्ड, ये हुआ 12 न्यूटन। वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा हमें इसे ऊपर पुल करने में। अब एक बात समझो, कहीं आप ऐसा मत समझना कि फोर्स जो ऊपर पुल करने के लिए लगाना है वो 12 मीटर और चेन को जो पुल करना है तो टोटल 60 सेंटीमीटर। ये आप नहीं ले सकते बच्चों, बिकॉज 60 सेंटीमीटर तो है, बट इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां कहीं पे होगी, यहां कहीं पे। क्या है ये? 30 सेंटीमीटर। तो हमें एक्चुअली वहां पे फोर्स लगाना और इसे पुल करना है। तो देयरफॉर जो वर्क डन होगा उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। फोर्स होगा हमारा 12 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 0.60 मीटर मत लेना, 0.3 मीटर लेना या 0.30 मीटर लेना, बिकॉज जितना हिस्सा इस चेन का टेबल के इस तरफ से हैंग हो रहा है उसके सेंटर पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास है। तो दैट्स व्हाई आपको इसका हाफ लेंथ लेना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट आपको मिलने को है आगे आने वाले फिजिक्स के चैप्टर में। तो फिलहाल आप देखें
ये डेसिमल खत्म, 100, 0 0 कैंसिल, 3.6 न्यूटन, ये आएगा इसका वर्क डन। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे और इसको फटाफट आप नोट कर लो। बाकी देखते हैं आगे कि और क्या करना है। मैं तब तक देखूं कि कैमरा सही चल रहा कि नहीं। चलो, तो उम्मीद है ये जो न्यूमेरिकल्स थे ये आप इसको समझ पाए होंगे बच्चों। यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे अगले क्लास में, और उस क्लास में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि वहां हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को यही रोकते हैं, और तब तक के लिए आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय।